क्या औषध चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा अलग अलग है? शास्त्र ऐसा कहता है कि दो प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन शास्त्र में मिलता है। क्या एक दिन का सेशन भी लाभ देता है किसी व्याधि से निकलने के लिए? एक दिन के सेशंस तो बस केवल रिलैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। क्या स्पा और पंचकर्म अलग है? अलग है। स्पा एक रिलैक्सेशन थेरेपी है। क्या पंचकर्म में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं? अगर ज्ञान अपूर्ण है तो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। पंचकर्म कोई भी कभी भी अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकता है। आप लाइफ में पर ईयर कुछ शोधन चिकित्साओं को प्लान कर सकते हैं। शायद पंचकर्म के बारे में जब भी आप सुनते होंगे तो आपके मन में भी कुछ सवाल आते होंगे। आइए आज हम कुछ मिथ्स और उनके अगेंस्ट रियलिटी के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। मैं वैद्य मेघा बहुगुणा, मैं डायरेक्टर हूँ वैद्यकुलम आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म केंद्र और वाइस प्रिंसिपल देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल देहरादून। और मेरे साथ हैं मैं वैद्य शिवम और मैं चेयरमैन हूँ वैद्यकुलम आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म केंद्र का और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ उत्तरांचल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देहरादून में। तो सर आज थोड़ा हम कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत से सवाल लोगों के मन में आते हैं जब भी वो पंचकर्म के बारे में जानते और समझते हैं। तो सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि क्या औषध चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा अलग अलग है? क्या दोनों में कुछ भिन्नता है या दोनों समान ही हैं? नहीं, देखिए बहुत बड़ी भिन्नता है। शास्त्र ऐसा कहता है कि दो प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन शास्त्र में मिलता है और ये एक शमन चिकित्सा के नाम से जानते हैं हम और एक शोधन चिकित्सा के नाम से जानते हैं। देखिए शमन का मतलब होता है कि दोषों को अपने स्व स्थान पर या एग्रीवेटेड जो बॉडी में हमारे दोष हैं उनको हम वहीं पर किन्हीं औषधियों को देकर शांत कर लें। जैसे कि कई बार आप देखते हो कि साधारणतया हम अपने शरीर की विकृतियों को खुद समझकर और उनके अनुकूल कुछ दवाइयां ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को अम्लपित्त की शिकायत हो रही है या एसिडिटी हो रही है तो आदमी खुद ही आभास ले लेता है कि मैं लौंग चूस लेता हूं तो मुझे रिलीफ मिल जाता है। एक अवस्था वो आती है कि जब रोगी या कोई भी व्यक्ति ये अपने आप में अनुभव करता है कि नहीं, शायद मुझे औषध से कोई लाभ नहीं होगा, अगर मैं थोड़ी सी वॉमिटिंग कर लूं तो मुझे शायद ज्यादा बेटर रिलीफ मिल जाए इन कंपैरिजन ऑफ मेडिसिन। तो बिल्कुल ये दोनों भिन्न चिकित्साएं हैं। शमन चिकित्सा का मतलब है कि जो हम औषधियों द्वारा हम जिसको नियंत्रित कर सकते हैं व्याधि को, तब हमें शमन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है कि हमने कोई दवाई ली और हमें उससे कुछ त्वरित यानी कि बिल्कुल तत्काल प्रभाव से और या फिर कुछ समय पश्चात हमें उस व्याधि से या समस्या से निजात मिल गई। जी। कुछ बात यह होती है कि जब दोष पुराने जीर्ण हो जाते हैं, ऐसा बताया गया कि जब जीर्ण व्याधियां हो जाती हैं या दोष अत्यधिक अवस्था में प्रकोपित हो जाते हैं तब हमें पूरे शरीर से उन्हें एक स्थान में एकत्रित कर कर बाहर निकालने को शोधन चिकित्सा कहा, जिसको कि आप पंचकर्म के रूप में जानते हैं। यानी कि दोनों बिल्कुल भिन्न है। तो जब हमें कई बार ऐसा होता है कि चिकित्सा में हमें बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दिखाई देते, तब हम शोधन चिकित्सा का विचार करते हैं और शोधन चिकित्सा के विचार के उपरांत तब हमें रोगियों में परिणाम काफी अच्छे दिखाई देते हैं। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई परेशानी आपको बार बार हो रही है या फिर वो लंबे समय से आपको परेशान कर रही है तो आपको निश्चित रूप से शमन के साथ शोधन के लिए आवश्यक रूप से जाना चाहिए। उसके बाद एक बात और मन में आती है कि क्या वनडे सेशंस जो पंचकर्मा के प्लान कर दिए जाते हैं या फिर खुद ही हम एज पेशेंट जाते हैं और सोचते हैं कि एक दिन का सेशन हमें मिल जाए और शायद हम डिटॉक्स हो जाएं या ठीक हो जाएं बिल्कुल, तो क्या ये सही है? क्या एक दिन का सेशन भी लाभ देता है किसी व्याधि से निकलने के लिए? देखिए मैम, इसमें ऐसा है कि आप भी चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूं और कई बार हमारे पास इस तरह के फोन आते हैं कि हमें एक दिन के लिए शिरोधारा लेनी है या 7 डेज में आप हमारा पंचकर्म का सारा डिटॉक्स प्लान कर देंगे क्या। तो अगर ऑथेंटिसिटी की बात करें तो ऐसा संभव नहीं है। शास्त्रोक्त काल की अवधि बताइए कि लगभग 45 दिन लगते हैं पंचकर्म चिकित्सा को पूर्ण रूप से संपन्न करने में। पंचकर्म में 5 मुख्य शोधन कर्म आते हैं और इन 5 कर्मों को करने के लिए निरंतर एक समय की आवश्यकता होती है। तो एक दिन का सेशन आप रिलैक्सेशन के लिए तो ले सकते हैं, मगर चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिन का सेशन कोई लाभप्रद नहीं होता, चाहे वो कोई भी शिरोधारा हो, कोई जानुवस्ती हो, कटिवस्ती हो। तो अगर हम निरंतर उसे वैद्य के परामर्श अनुसार कि जैसा आपके वैद्य आपको बताते हैं 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 14 दिन, जो भी अवधि वो बताते हैं आपकी व्याधि को देखते हुए, उतनी अवधि की अगर हम वो सेशंस लें पंचकर्म के तो वो ज्यादा हमें लाभप्रद होते हैं। एक दिन के सेशंस तो बस केवल रिलैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि आज आपका मन हुआ कि चलिए अभ्यंग करा लेते हैं,
तो मसाज ले ली। यानी कि यदि आप एक दिन का कोई सेशन लेते हैं तो हो सकता है आपको मोमेंटरी लाभ हो, उस समय के लिए आपको अच्छा लगे, लेकिन आपका रोग ठीक हो जाए ऐसा नहीं है। तो आपको वैद्य से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कई बार प्रांतीय रूप से भी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या अलग-अलग जगह जो पंचकर्म हो रहा है वो अलग-अलग है। जैसे कि आपने सुना ही होगा केरलीय पंचकर्म बहुत फेमस भी है। तो लोग ये सोचते हैं कि शायद केरलीय जो है वो कुछ अलग है और कहीं और जो हो रहा है वो कुछ अलग है। क्या इसमें क्या सच्चाई है वो आप बताएँ? देखिए सत्यता क्या है कि जैसे हमने कोई भाषा पढ़ी, जी, तो समस्त समाज ने वही भाषा उसी रूप में पढ़ी जैसे कि कोई भी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। जी। किसी भी चीज को प्रसिद्ध करने के लिए वहां के क्षेत्रवासी बहुत कारगर होते हैं। हुँ, हुँ। जैसे आप सुनते हैं कि दिल्ली का चौपाटी बड़ी फेमस है, या दिल्ली का दाल बाटी चूरमा, वो मुंबई का दाल बाटी चूरमा या वड़ा पाव, ऐसी चीजें प्रसिद्ध हो जाती हैं खाने की। क्यों हुई? क्योंकि वो वहां के प्रांतीय लोगों ने प्रसिद्ध करी। प्रांतीय लोगों ने कैसे प्रसिद्ध करी? उसे अडॉप्ट करके। तो केरला में या साउथ रीजन में लोगों के अंदर आयुर्वेद के प्रति इतना ज्यादा घोर विश्वास है कि वो प्राथमिक चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुर्वेद को और पंचकर्म को अपनाते हैं। और इस वजह से जब आप बहुसंख्य रूप में किसी चिकित्सा पद्धति को, किसी भोजन को, किसी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी स्थान को जब हम ज्यादा विजिट करते हैं या अपनाते हैं, मेन चीज है अपनाने, अपनत्व वाली बात, तो वो चीज उस प्रांत में प्रसिद्ध हो जाती है। हालांकि जो पंचकर्म है, जो वो पढ़ते हैं, वो ही अन्य प्रांत के या विश्व भर में जहां भी जो आयुर्वेद पढ़ रहा है, वो उसी पंचकर्म को पढ़ रहा है जो केरला में हो रहा है, जो यूपी में हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है, या विश्व के देश के अन्य प्रांतों में हो रहा है। तो ये भी एक समाज में मिथ है कि केरला का पंचकर्म कुछ अलग होता है। नहीं, वहां पे प्रसिद्ध है क्योंकि लोगों में आयुर्वेद और पंचकर्म के प्रति वहां पे अपनत्व भाव है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। अच्छा है, तो यानी कि जो भी हम प्रांतीय बात कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि पंचकर्म अलग है, शास्त्र सबने एक ही पढ़ा है, शास्त्र एक ही है, जी, तो पंचकर्म जहाँ भी हो रहा है वो एक ही है। एक इसके बाद एक बात और है कि अच्छा यदि मेरी इच्छा हो कि मैं पंचकर्म कराऊँ, तो क्या मैं स्पा सेंटर में जाकर भी वो सुविधा ले सकती हूँ? क्या मुझे सिमिलर लाभ होने वाला है? आजकल बहुत सारे स्पा हमको बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं, जी। तो क्या ये सेम लाभ देगा हमें? देखिए, अगर स्पा सेंटर में कोई वैद्य उपलब्ध है, तब जी। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको ऑथेंटिक आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा वहां पे मिल पाएगी। जी। अगर वैद्य का अभाव है, तो मैं नहीं समझता कि वहां पे आपको पंचकर्म के रूप में कुछ सहायता मिलेगी। अगर आप वास्तव में पंचकर्म तो क्या कराने, स्पा और पंचकर्म अलग है? अलग है, भिन्न है। देखिए, स्पा एक रिलैक्सेशन थेरेपी है, एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पे आप केवल अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। और पंचकर्म विशेषकर एक चिकित्सा पद्धति रूप जी। है ना, उसका स्वरूप अलग है। वो लोगों के स्वास्थ्य वर्धन के लिए, वो लोगों की चिकित्सा हेतु, उनको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए, उन्हें बीमारी से निजात पाने के लिए जो है वो चिकित्सा पद्धति का उपयोग है। तो ये बिल्कुल मेरा एक निवेदन रहेगा कि अगर आप वास्तव में अगर चिकित्सा या पंचकर्म को अपनाना चाहते हैं, तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक या किसी पंचकर्म चिकित्सक के अंडर ही आप पंचकर्म चिकित्सा को लें, किसी पंचकर्म केंद्र में ही लें। आजकल मैं ये भी देखता हूँ कि कई जगह पंचकर्म केंद्रों में भी वैद्यों का अभाव है। तो ऐसे भी स्थानों से आप थोड़ा-सा क्या पंचकर्म में सतर्क कुछ रहें। कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं? बिल्कुल होते हैं मैम। देखिए, कॉम्प्लिकेशन हर चीज़ के हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं करती। अगर ज्ञान अपूर्ण है, जी। तो वहाँ पे दिक्कतें आएँगी ही आएँगी। ये भी एक शास्त्रोक्त पूर्ण अभ्यासित विधि है। तो इसका मतलब तो ये है कि पंचकर्म हमें बिल्कुल वैद्य की सलाह से ही कराना चाहिए, बिल्कुल, नहीं तो ये बिल्कुल। नुकसान भी हमें दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। देखिए, अगर हम आधी रोटी भी ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें गैस होना, एसिडिटी होना, ऐसी समस्याएँ होती हैं। तो अगर चिकित्सा में भी उपद्रवों की बात हुई, अति और हीन वेगों की भी बात हुई, तो अगर हम, ये कौन जानेगा? जिसने उस शास्त्र को, उस चिकित्सा को पढ़ा है। बिल्कुल। जिसने पढ़ा ही नहीं है, केवल एक दार्शनिक रूप से देख लिया है, तो वो आपको उत्तम चिकित्सा प्रदान करने में सहायक कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आयुर्वेद एक एविडेंस बेस्ड थेरेपी, एक एविडेंस बेस्ड चिकित्सा पद्धति है और शास्त्रोक्त तरीके से ही हमें इसे अपनाना चाहिए। इसके बाद एक बात हम कर लेते हैं कि क्या जो पंचकर्म है वो सिंपल एक क्लींजिंग का प्रोसेस है या फिर ये संपूर्ण एक चिकित्सा पद्धति है? देखिए मैम, क्या है, ये भी एक बड़ा मिथ है।
कई बार आपके पास भी रोगियों के फोन आते हैं, मेरे पास भी, या लोग जब परामर्श करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने पिछले 1 साल बहुत गंदा खाया है, बहुत चाइनीज खाया है, इस तरह का भोजन खाया है, और आप हमारा विरेचन करा दीजिए जिससे हमारा गट जो है वो क्लींस हो जाए। रोगों की उत्पत्ति इस प्रकार नहीं होती, पहले ये आपको समझना होगा। आयुर्वेद में षट क्रिया काल का वर्णन है। 6 ऐसी अवस्थाएं बताई हैं जब दोष प्रकोप अवस्था से व्याधि को उत्पन्न करते हैं, है ना। जैसे आपने आज कुछ आहार में विकृत आहार का सेवन करा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 6 महीने तक आपके पेट में पड़ा रहेगा, नहीं। जब आपने खाना खाया है तो वो पचेगा तो मल के रूप में शरीर से बाहर भी निकलेगा, वो आपके शरीर में पड़ा नहीं रहेगा। मगर उस आहार को खाने से जो आपके शरीर में वात, पित्त और कफ, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये विकृत अवस्था को प्राप्त होते हैं। और जब ये विकृत अवस्था को प्राप्त होते हैं तो ये सामान्य फिजियोलॉजी को, पैथोलॉजी को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण इनके शरीर में घटने या बढ़ने से हमारे शरीर में विकृतियां उत्पन्न होती हैं। तो शोधन चिकित्सा का मतलब ये नहीं है कि केवल आप सफाई कर रहे हैं किसी चीज की। जब हम डिटॉक्सिफिकेशन या पंचकर्म से शोधन ये चिकित्सा अवस्था करते हैं, अनुसार प्लान की जाती है। जी बिल्कुल। जी। अब आपने कोई अवस्थिक चिकित्सा में शोधन करा, तो शोधन के उपरांत क्या होता है, जैसे हमने विरेचन करा तो हमने कहा कि पित्त के लिए उत्तम शोधन चिकित्सा है। एक व्यक्ति निरंतर बैड लाइफस्टाइल और बैड फूड हैबिट्स के कारण उसकी बॉडी में एसिडिटी, एग्रीवेशन हो गया, अब वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हमने क्या करा, पित्त के शोधन हेतु उसकी बॉडी में वो नॉर्मल फिजियोलॉजी क्रिएट करने के लिए हमने डिटॉक्सिफिकेशन करा, क्योंकि शमन चिकित्सा वहां पे काम नहीं कर रही। जी। तो आप क्या करते हैं, वापिस से उस दोष को शून्य अवस्था पे या सम अवस्था पे लाते हैं, जहां से वो पुनः उसी स्थान पे खड़ा होता है कि मैं यहाँ से कम हो जाऊं या ज्यादा हो जाऊं या सम अवस्था में रहूं। तो केवल क्लिंजिंग करना एक मेथड नहीं है, ये आपके दोषों को सामान्य अवस्था में लाता है। जब दोष सामान्य अवस्था में आते हैं तब वो अन्य धातुओं और मलों की क्रियाओं को भी साम्य अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं शोधन चिकित्सा से पूर्व अपने बॉडी का चेकअप करा लूं और फिर 7 दिन बाद या 8 दिन बाद मैंने विरेचन लिया, उसके बाद मैं फिर करा लूं। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल आपने 3 महीने में बढ़ाया है वो केवल 7 दिन में केवल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर से कम नहीं आता। कुछ रेशो में डिफरेंशिएशन जरूर आता है, मगर पूर्णतः वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए ऐसा कहना उचित नहीं है। जब तक आप उसके बाद वापिस से औषध चिकित्सा का सहारा नहीं लेंगे तो वो नॉर्मल कंडीशंस में वापस नहीं आता। जी, तो हम सबको ये जान लेना चाहिए कि पंचकर्म एक साइंटिफिक कॉन्सेप्चुअल तरीका है बिल्कुल। अपनी बॉडी को साम्यावस्था में लाने का। अंत में एक इम्पॉर्टेंट बात मेरे मन में आ रही है कि क्या पंचकर्म कोई भी कभी भी अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकता है, किसी भी समय से हम ले सकते हैं, किसी भी अवस्था में हम ले सकते हैं, या इसके लिए भी हमें प्रॉपर वे में आगे जाना चाहिए? देखिए, इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। आयुर्वेद शुरू से ही पहले स्वस्थ व्यक्ति पे कार्य करने की बात करता है। जी। आयुर्वेद का प्रयोजन ही ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकारों का शमन करना। तो जब आप ऑलरेडी हेल्दी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पंचकर्म चिकित्साएं ले सकते हैं। ये आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए, जैसे आप जिम जाते हैं, आप वॉक करते हैं, आप मॉर्निंग में उठ के कोई नॉर्मल रिजीम फॉलो करते हैं, कुछ डाइटरी हैबिट्स का रिजीम फॉलो करते हैं, तो सिमिलर है, आप लाइफ में पर ईयर कुछ शोधन चिकित्साओं को प्लान कर सकते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं वो ऋतुओं के अनुसार प्लान कर सकते हैं। जैसे मार्च अप्रैल बसंत ऋतु कही तो उसमें आप वमन का उपयोग करा सकते हैं। इसके अलावा वर्षा ऋतु में वस्ती यानी कि आयुर्वेदिक मेथड ऑफ एनीमा, उसको आप करा सकते हैं। शरद ऋतु, ये जो अभी काल चल रहा है सितंबर अक्टूबर का, इसमें आप विरेचन प्लान कर सकते हैं। नस्य आप किसी भी ऋतु में ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो ये शोधन चिकित्साएं इन ऋतुओं के अनुसार ले सकते हैं। बाकी रोगी जो है वो किसी भी अवस्था में, किसी भी ऋतु में अपनी शोधन चिकित्साएं अपने वैद्य के निर्णय अनुसार प्लान करें। देखिए, उपद्रवों से बचना बहुत आवश्यक है। अगर आप वात प्रकोपक ऋतु में वात रोग को बढ़ा अतिवेग हो गए किसी शोधन चिकित्सा के, तो वायु प्रकोपित हो जाएगी जी। तो इसलिए किसी वैद्य के सुपरविजन में ही आप पंचकर्म चिकित्सा प्लान करें, और दोनों ही लोग, रोगी और स्वस्थ व्यक्ति, दोनों ही ले सकते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज होता आता है। जैसे आप किसी को मृदु विरेचन दे रहे हैं तो वहां पे आप उत्तम या मध्यम अवस्था का विरेचन या वमन या कुछ भी ऐसी शोधन चिकित्सा रोगी में प्लान कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर आज जो हमने चर्चा की, जो भी मिथ्स हमारे दिमाग में रहते हैं, उनके लिए जो हमने यहाँ पर बात की, उससे आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप सभी को ये जानकारियाँ लाभान्वित करने वाली हैं। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई भी सवाल आता है, तो आप कैप्शन में हमें दे सकते हैं और हम उसका ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उन डाउट्स का निवारण करें, आपको सही जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज इस चर्चा से आप सभी को बहुत लाभ होने वाला है, ऐसा मेरी आशा है। धन्यवाद। धन्यवाद।